अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ सर आमिर रिजवान। आज के लेक्चर में हम लोगों ने अपनी बैंक रिकन्सिलिएशन की प्रॉब्लम नंबर 16 अटेम्प्ट करनी है, जो बुक के पेज नंबर 247 पे है। अब देखें बेटे, हमारी जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के हवाले से डिस्कशन हुई, उसमें हमने ये कहा कि जब हम बैंक रिकन्सिलिएशन को बनाएंगे तो पहला आइटम जो उसमें इनपुट के तौर पे आता है वो कैश बुक या पासबुक, दोनों बुक में से एक बुक का बैलेंस होगा। कैश बुक का बैलेंस डेबिट होता है, लेकिन अगर वो क्वेश्चन में कह दे कि ये ओवरड्राफ्ट है या ओवरड्रॉन है तो फिर हम इसको क्रेडिट कर देंगे, राइट। पासबुक का बैलेंस क्रेडिट होता है, अगर वो कह दे ये ओवरड्राफ्ट है या ओवरड्रॉन है तो फिर हम इसको डेबिट कर देंगे। तो ये हमारा इनपुट हो जाएगा। उसके बाद आगे क्वेश्चन में जितनी भी स्टेटमेंट्स बचेंगी वो हमारी डिफरेंस की ये 4 वजूहात, ठीक है। तो कैश बुक और पासबुक में डिफरेंस आने की टोटल 4 रीजंस। उनमें से पहली रीज़न होती है चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड। तो लाजमी नहीं है कि वो हर क्वेश्चन में चेक इशूड ही का वर्ड यूज़ करे, इसकी जगह डिफरेंट वर्ड यूज़ हो सकते हैं। वो लिख सकता है चेक इशूड, वो लिख सकता है चेक ड्रॉन, वो लिख सकता है चेक पास्ट, या वो लिख सकता है आउटगोइंग चेक, राइट। तो इन चारों में से जो भी लिखेगा आपने क्या करना है, उसको अनप्रेजेंटेड चेक्स के नाम से डेबिट कर देना है। डिफरेंस की दूसरी रीज़न होती है चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड। तो लाजमी नहीं है कि वो हर क्वेश्चन में डिपॉजिटेड ही का वर्ड यूज़ करे, इस डिपॉजिटेड की जगह पे भी डिफरेंट वर्ड यूज़ हो सकते हैं। तो वो लिख सकता है चेक डिपॉजिटेड, वो लिख सकता है चेक पेड इनटू द बैंक, वो लिख सकता है चेक सेंड टू द बैंक, वो लिख सकता है ओमिटेड चेक, या वो लिख सकता है चेक रिसीव्ड। तो इन पांचों में से वो जो भी यूज़ करेगा हम उसको क्या करेंगे, अनकलेक्टेड चेक के नाम से क्रेडिट कर देंगे। तो डिफरेंस की ये जो पहली 2 रीजंस हैं, ये स्टेटमेंट क्वेश्चन में देखते फ़ौरन ही हमें पता चल जाएगा कि ये चेक इशूड है और ये चेक डिपॉजिट है। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। और ये जो चेक इशूड और चेक डिपॉजिट हैं, ये नॉर्मली हर क्वेश्चन में एक एक बार यूज़ होते हैं। एक ही दफ़ा चेक इशूड आएंगे, एक ही दफ़ा चेक डिपॉजिट आएंगे। हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, 2 दफ़ा भी आ सकते हैं, लेकिन नॉर्मली ये एक ही दफ़ा आते हैं, राइट। हमारे लिए जो प्रॉब्लम एरिया होता है वो हमारी थर्ड और फोर्थ रीजन है, ठीक है ना। तो थर्ड और फोर्थ रीजन क्रेडिटेड और डेबिटेड मेड बाय बैंक हैं। तो अब क्रेडिटेड और डेबिटेड मेड बाय बैंक के हवाले से सम टाइम ऐसा होता है कि वो क्वेश्चन में खुद मेंशन कर देता है कि ये चीज़ क्रेडिट हुई है या ये चीज़ डेबिट हुई है। तो जहाँ पे वो मेंशन कर देगा कि ये क्रेडिट है और डेबिट है, वहाँ हमारे लिए हो जाएगी आसानी। क्रेडिटेड मेड बाय बैंक है तो आप डेबिट कर लेंगे, डेबिटेड मेड बाय बैंक है तो आप क्रेडिट कर लेंगे। प्रॉब्लम हमारे लिए वहाँ बन जाता है जहाँ पे वो मेंशन नहीं करता है कि ये चीज़ क्रेडिट हुई है या डेबिट हुई है। तो जहाँ वो मेंशन नहीं करेगा वहाँ पे फिर हम लोगों ने डिसीजन खुद लेना होगा। तो हमारे डिसीजन का क्राइटेरिया क्या होगा बेटे, सिंपल क्राइटेरिया। आप स्टेटमेंट को रीड करें, स्टेटमेंट रीड करने के बाद अगर आपको पता चलता है जी कि इस स्टेटमेंट की वजह से हमारे बैंक अकाउंट में पैसों का इंक्रीज आ गया हुआ है, तो ये क्रेडिटेड बाई बैंक कहलाएगा, आप रिकन्सिलिएशन में इसको डेबिट कर लोगे। और अगर स्टेटमेंट को रीड करने के बाद आपको पता चलता है नहीं जी स्टेटमेंट की वजह से हमारे बैंक अकाउंट में पैसों का डिक्रीज आया है, तो फिर ये डेबिटेड बाय बैंक कहलाएगा, आप इसे रिकन्सिलिएशन में क्रेडिट कर लेंगे। तो ये हमारी डिफरेंस की 4 रीजंस हैं जी, राइट। अब बेटे हम अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, वापस स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि क्या करना है। तो अब जब हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे पहले हमने इसके फॉर्मेट की तरफ जाना है। तो फॉर्मेट इसका कैसे बनेगा बेटे, टॉप पे हमने 3 लाइंस यूज़ करनी होती हैं इन्फॉर्म करने के लिए। तो ये एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन लगाएंगे, ठीक है, इंक्लूडिंग दिस लाइन 3 लाइंस यूज़ होंगी इन्फॉर्म करने के लिए। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपने ये एक राइट साइड के जो मार्जिन लाइन है इसके साथ आपने क्या करना है, इस मार्जिन लाइन के साथ आप लोगों ने एक कॉलम बना लेना है, वर्टिकल लाइन लगानी है ताकि आपका अमाउंट का कॉलम बन जाए। और इस कॉलम में आपने यहाँ लिख देना है पहली लाइन में रुपीज़, ठीक है। अब पहली लाइन में चूंकि रुपीज़ लिख दिया तो मज़ीद कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होगी यहाँ पे, राइट। तो ले बेटे अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि क्या क्या मेंशन किया उसने। तो ले बेटे क्वेश्चन नंबर 16, ठीक। अब क्या कह रहा है, प्रिपेयर अ बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक फ्रॉम अंडर मेंशन्ड इंफॉर्मेशन ऑन 31 दिसंबर 2004, ठीक। अब बेटे इस वक्त ना उसने कहा कि रिकन्सिलिएशन बनानी है लेकिन विद द हेल्प ऑफ रिवाइज कैश बुक। तो अब ये रिवाइज कैश बुक क्या होती है ये अभी तक हमने डिस्कस नहीं की है, तो अभी आप फिल वक्त भूल जाएं कि ये रिवाइज कैश बुक का वर्ड यूज हुआ है। सिंपल वो कह रहा है बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाए, ठीक। तो अब जब हमने रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनानी है तो पहला आइटम इनपुट के तौर पे क्या आएगा, कैश बुक या पासबुक का बैलेंस।
ठीक है। तो अब देखें बेटे, अभी तक जो हमने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए ना, उसमें हर क्वेश्चन में कैश बुक या पासबुक का बैलेंस उसने पहली स्टेटमेंट में ही बताया होता था। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में सिर्फ उसने ये किया कि कैश बुक का बैलेंस ये लास्ट वाली स्टेटमेंट में बताया हमें। तो अब बैलेंस चाहे स्टार्ट में हो, चाहे मिड पे हो, चाहे एंड पे हो, जहां पे भी पड़ा हुआ है बैलेंस इनपुट के तौर पे आना है। ठीक है ना। तो वो इस क्वेश्चन में आखिरी स्टेटमेंट में दिया हुआ है। तो अब यहां देखें क्या कह रहा है, बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक। तो कौन सी बुक है बेटे, कैश बुक। तो कैश बुक का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। ठीक। तो अब उसने चूंकि ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रॉन नहीं लिखा है, इसलिए ये डेबिट ही है। तो अब ये इनपुट हम लोग कहां लिखेंगे, अपनी रिकन्सिलिएशन में। तो अब हम इसको रिकन्सिलिएशन में ट्रांसफर करते हैं फॉर्मेट के अंदर। तो ले बेटे, अब जब हम रिकन्सिलिएशन बनाते हैं तो टॉप पे 3 लाइंस यूज करनी है इन्फॉर्म करने के लिए कि हम कर क्या रहे हैं। तो पहली में आपने ट्रेडर का नेम लिखना है, वो उसने मेंशन नहीं किया। सेकंड लाइन में जो चीज़ बना रहे हैं, तो इस वक्त हम क्या बना रहे हैं बेटे, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और थर्ड लाइन में डेट एज ऑन 31 दिसंबर 2004। अमाउंट वाले कॉलम में पहली लाइन में रुपीज़ लिखा है, तो यहाँ पे मजीद आपने कुछ नहीं लिखना है। अब इससे नीचे वाली लाइन में एड लेस की जगह छोड़ के आप यहाँ लिखेंगे बेटे कैश बुक बैलेंस। तो कितना दिया हुआ है उसने बेटे, 80,000। तो अब कैश बुक का बैलेंस क्या होता है, डेबिट। तो इसके साथ यहाँ लिख देंगे डेबिट। राइट। तो ये हमारी पहली स्टेटमेंट बैंक रिकन्सिलिएशन में ट्रांसफर होगी। अब आगे चलते हैं बेटे, नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। स्टेटमेंट नंबर 1 से स्टार्ट लेते हैं। अब ये स्टेटमेंट 1 और 2 दोनों ही इंपॉर्टेंट है, अब इनको सुनना है बेटे। ठीक है। रिकन्सिलिएशन का मंथ हमारा 31 दिसंबर मींस दिसंबर के मंथ की रिकन्सिलिएशन बन रही है। ठीक। तो आप देखें, कैश एंड चेक टोटलिंग ₹147,800 वर सेंट टू द बैंक इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो क्या है ये, चेक सेंट। तो सबसे पहले हमने डिसाइड करना है कि ये रीजन कौन सी बन रही है। तो चेक सेंट आप अगर फार्मूले में देखें तो चेक सेंट हमारी सेकंड स्टेटमेंट में आता है। ठीक है। अभी उधर उधर चल के देखते भी हैं। तो इसका मतलब है जो सेकंड स्टेटमेंट है वो किस नाम से आ जाएगी, अनकलेक्टेड चेक के नाम से क्रेडिट होगी। तो इसका मतलब है हमने अनकलेक्टेड चेक के नाम से इस अमाउंट को क्रेडिट करना है। ठीक है। कितनी अमाउंट को, 147,800। लेकिन आगे वो क्या मेंशन कर रहा है, कह रहा है आपने दिसंबर के मंथ में 147,800 के चेक डिपॉजिट करवाए थे। चेक सेंट चेक डिपॉजिट को कहा जाता है। ठीक है ना। कह रहा है बट आउट ऑफ देम वन चेक फॉर पीस 18,000 वाज क्रेडिटेड इन द पासबुक ऑन 2 जनवरी 2005। लेकिन वो कह रहा है इन तमाम चेक्स में से एक चेक 18,000 का ऐसा है जो जाके 2 जनवरी को कलेक्ट हुआ है। ठीक है ना। तो अब देखें यहाँ पे हमारे पास 2 अमाउंट्स आ गई हैं। एक ही चेक है, एक ही अमाउंट है टोटल जितने भी चेक्स किए गए। अब उन्हीं टोटल अमाउंट में से ये सिर्फ इस एक अमाउंट की बात कर रहा है। तो एक ही चेक की ये 2 अमाउंट हो गई। तो जब वो हमें क्वेश्चन में 2 अमाउंट्स दे देता है ना बेटे, तो वहां पे फिर हमें अमाउंट की सिलेक्शन करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है। ठीक है। तो अब उसका सोल्यूशन क्या है, सुनिएगा बात को ध्यान से। हमने पहले भी ये क्वेश्चन नंबर 10 में भी डिस्कस की है ये बात, कि जब 2 अमाउंट्स दे दी जाएं तो पहली अमाउंट कभी भी नहीं आती है। ठीक है ना। पहली अमाउंट ये 147,800 हमने नहीं लेनी है, या आएगी हमारी सेकंड वाली अमाउंट 18,000। ठीक है। या फिर हम 147,800 और 18,000 दोनों का डिफरेंस लेंगे। ठीक है। तो अब हमें क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा हमने सेकंड वाली अमाउंट लेनी है या दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस लेना है। ठीक। तो उसके लिए आप देखें, ये जो सेकंड अमाउंट उसने क्वेश्चन में बताई है, क्या उसने इसका मंथ चेंज किया है, लाइक रिकन्सिलिएशन दिसंबर की बन रही है। तो अब आप देखें क्या इसने सेकंड वाली अमाउंट का मंथ चेंज किया है या नहीं किया है। अगर सेकंड वाली अमाउंट का मंथ चेंज है, दिसंबर के अलावा है, तो फिर आपने सेकंड वाली अमाउंट लेनी है। और अगर सेकंड वाली अमाउंट का मंथ चेंज नहीं किया तो फिर आपने दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस लेना है। तो अब देखें 18,000 वाज क्रेडिट इन द पासबुक ऑन 2 जनवरी। तो ये जो सेकंड वाली अमाउंट है इसका मंथ वो उसने चेंज कर दिया है। ठीक है। तो इसलिए अब हम लोग क्या करेंगे, सेकंड वाली अमाउंट को ले लेंगे। तो 18,000 अनकलेक्टेड चेक के नाम से आएगा। तो चेक सेंट कहाँ आ रहा है, देखें यहाँ पे आप फार्मूले में ये पड़ा हुआ है सेंट। तो ये क्या आ जाएगा, चेक सेंट है। तो ये अनकलेक्टेड चेक के नाम से क्या हो जाएगा, क्रेडिट। तो अब हम इसको बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट में ट्रांसफर कर देंगे जी। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे बेटे अनकलेक्टेड चेक्स। तो कितना आ जाएगा, 18,000। बैलेंस हमारा डेबिट है। अब हमने इस 18,000 को करना क्या है, अनकलेक्टेड चेक्स हैं इसलिए ये क्रेडिट हो जाएंगे। तो अब बैलेंस डेबिट है, अमाउंट क्रेडिट है, दोनों को करें माइनस, आंसर आ गया 62,000। तो आंसर के साथ लिखेंगे क्या, डेबिट वाली अमाउंट ज़्यादा है इसलिए डेबिट। अब चूंकि इस अमाउंट को माइनस किया तो विद इन ब्रैकेट लिखेंगे, विद इन ब्रैकेट मीन ये यहाँ से माइनस हो रही है और इधर यहाँ लिख देंगे लेस। ले बेटे, ये हमारी पहली स्टेटमेंट ट्रांसफर हो गई। अब आते हैं नेक्स्ट सेकंड स्टेटमेंट की तरफ। तो अब आप देखिएगा,
अब क्या कह रहा है, ऑन 26 दिसंबर चेक वर इशूड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स फॉर रुपीज 38,000। तो ये पहली बात कौन सी स्टेटमेंट बन रही है, चेक इशूड। तो चेक इशूड कहाँ आता है, हमारी पहली स्टेटमेंट में। तो पहली स्टेटमेंट को हम क्या करते हैं बेटे, अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से क्रेडिट डेबिट करना है। ठीक है, अब यहां पे भी उसने वही बात की, कह रहा है 38,000 के चेक जो से हैं वो आपने इशू किए हैं, बट आउट ऑफ देम 2 चेक्स फॉर रुपीज 28,000 वर कैश्ड ऑन 3 जनवरी 2005। तो अब यहाँ पे उसने फिर वही बात की कि 38 में से 28,000 जनवरी में जाके प्रेजेंट हुए हैं। ठीक है ना, तो फिर उसने दो अमाउंट्स बता दी। तो अब हमें फिर क्या करना पड़ेगा, हम लोगों ने क्या करना है बेटे, पहली वाली अमाउंट कभी भी नहीं लेते हैं। अमाउंट कौन सी आएगी, या सेकंड वाली अमाउंट लेनी है 28,000, या 38 और 28 का डिफरेंस 10,000 लेना है। तो अब हमें कैसे पता चलेगा, अब आप उसके लिए देखेंगे कि जो सेकंड अमाउंट उसने क्वेश्चन में बताई है, क्या उसने उसका मंथ चेंज किया। अगर सेकंड वाली अमाउंट का मंथ चेंज कर दिया है, दिसंबर के अलावा कोई मंथ है, तो फिर आप लोगों ने फिर सेकंड वाली अमाउंट लेनी है। और अगर सेकंड वाली अमाउंट का मंथ चेंज नहीं किया, तो फिर दोनों अमाउंट्स का डिफरेंस लेना है। तो अब आप देखें वो कह रहा है 3 जनवरी, तो उसने सेकंड वाली अमाउंट का मंथ चेंज कर दिया हुआ है, तो इसलिए अब हम सेकंड वाली अमाउंट लेंगे 28,000। तो हमारे जो अनप्रेजेंटेड चेक हैं वो 28,000 बनेंगे। तो अब सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे आ गई, ये चेक इशूड थे, अनप्रेजेंटेड चेक के नाम से ये क्या हो जाएंगे, डेबिट हो जाएंगे। अब इस अमाउंट को बैंक रिकंसिलिएशन में ट्रांसफर करते हैं बेटे, तो ये आ गया अनप्रेजेंटेड चेक्स डेबिट हो जाएंगे, कितनी अमाउंट 28,000। तो अब बैलेंस हमारा 62,000 डेबिट था, 28,000 मजीद डेबिट हो गया। तो अब दोनों सेम है, इसलिए ऐड हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 90,000 और आंसर के साथ डेबिट लिख देंगे और यहाँ लिखेंगे बेटे ऐड। तो ये हमारी एक और स्टेटमेंट बैंक रिकंसिलिएशन में ट्रांसफर होगी। अब आते हैं बेटे हम अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 3 की तरफ। तो अब यहां देखिएगा क्या कह रहा है, वन कस्टमर had deposited directly into the bank rupees 5,000 but it was not mentioned in the cash book। कह रहा है एक कस्टमर है, उसने डायरेक्ट आपके अकाउंट में 5,000 डिपॉजिट करवा दिए हैं। तो कस्टमर को चाहिए था कि वो पैसे आपको दे, आप जाके अपने अकाउंट में जमा करवाएं, लेकिन वो कह रहा है उसने आपको देने की बजाय आपके अकाउंट में डिपॉजिट करवा दिए हैं। तो अकाउंट पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, इसकी वजह से हमारे अकाउंट में पैसों का इंक्रीज आया है। तो ये क्रेडिटेड मेड बाय बैंक है। अब हम इसको बैंक रिकंसिलिएशन में 5,000 को डेबिट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी तीसरी वाली स्टेटमेंट बन रही है, बैंक अकाउंट में इंक्रीज आया हुआ है, तो क्रेडिटेड बाय बैंक है, डेबिट हो जाएगा रिकंसिलिएशन में। तो लें बेटे, यहाँ लिखेंगे कस्टमर डिपॉजिट्स क्रेडिटेड बाय बैंक, कितने हैं 5,000। तो अब इनको करना क्या है, डेबिट। तो अब बैलेंस भी डेबिट है, अमाउंट भी डेबिट है, दोनों ऐड हो जाएंगे 95,000 और आंसर फिर आ जाएगा हमारा डेबिट। ठीक होगी बात बेटे। अब आते हैं हम अपनी, ये स्टेटमेंट भी कंप्लीट हो गई। अब चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट की तरफ, अगेन इंपॉर्टेंट। ठीक, तो देखें क्या कह रहा है, फोर्थ स्टेटमेंट, द ट्रेडर हैड विड्रॉन फ्रॉम द बैंक रुपीज 14,000 बट द सेम हैड नॉट बिन एंटर्ड इन द कैश बुक। कह रहा है ये जो ट्रेडर है ना, जो बिजनेसमैन है, इसका नाम उसने मेंशन नहीं किया है, कह रहा है इस ट्रेडर ने अपने अकाउंट से 14,000 रुपीज विड्रॉ किए हैं, निकलवाए हैं। ठीक है ना, तो अब इसका फर्ज ये बनता था कि अकाउंट से अगर पैसे निकलवाए हैं तो अपनी बुक में लिखना भी चाहिए था कि ये पैसे निकल गए हैं। वो कह रहा है उसने अमाउंट तो निकलवा ली, लेकिन इसको कैश बुक में रिकॉर्ड करना वो भूल गया, कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया कि ये पैसे निकलवाए हैं। लेकिन जब बैंक स्टेटमेंट भेजेगा तो वो तो शो कर रहा होगा कि ये 14,000 रुपीज़ की पेमेंट हुई है आपके अकाउंट से, तो बैंक ने आपके अकाउंट से ये पैसे काट लिए हुए होंगे, तो अकाउंट में डिक्रीज आया हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा डेबिटेड मेड बाय बैंक। तो डेबिटेड मेड बाय बैंक को अब हम क्या करेंगे, बैंक रिकंसिलिएशन में क्रेडिट कर लेंगे। ठीक है बेटे, कि आपने अपने अकाउंट से पैसे निकलवाए 14,000, तो आपको अपनी बुक्स में लिखना भी चाहिए था कि ये निकलवा लिए। आपने अपनी बुक में उस वक्त लिखा ही नहीं कि ये पैसे निकलवाए हैं। जब स्टेटमेंट आई तो वहां पता चला ये 14,000 रुपये कटे हुए हैं अकाउंट से। ठीक, तो जब वेरीफाई किया तो पता चला जी कि ये 14,000 की पेमेंट हमने अपनी बुक में रिकॉर्ड ही नहीं की हुई, बैंक ने पेमेंट की हुई है, अकाउंट में डिक्रीज आया हुआ है, डेबिटेड मेड बाय बैंक है। रिकंसिलिएशन में हम इसको क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ आप लिखेंगे बेटे अमाउंट विड्रॉन डेबिटेड बाय बैंक, कितनी है 14,000। ठीक, तो अब हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट। तो अब बैलेंस हमारा डेबिट है, अमाउंट बीच में से 14,000 क्रेडिट हो रही है, तो आंसर आ गया 81,000। तो डेबिट अमाउंट ज़्यादा है, इसलिए आंसर के साथ डेबिट लिख देंगे। ठीक है, तो अब चूंकि माइनस किया है तो विद इन ब्रैकेट लिखेंगे इस 14,000 को। विद इन ब्रैकेट मीन्स ये अमाउंट यहाँ से माइनस हो रही है। ठीक है, और इस साइड पे यहाँ लिख देंगे बेटे लेस। लें बेटे, ये हमारी एक और स्टेटमेंट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ट्रांसफर होगी। राइट, अब अगली स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 5 देखिएगा।
अब क्या कह रहा है, ऑन 29th December a check for ₹12,000 was received and entered in the cash book but had been omitted to be sent to the bank। ठीक है, तो कौन सा चेक है ये, चेक ओमिटेड। ठीक, कितना है 12,000। तो अब चेक ओमिटेड कहाँ आ रहा है बेटे, ये देखें सेकंड वाली स्टेटमेंट में पड़ा हुआ है, ये रहा ओमिटेड चेक। तो ओमिटेड चेक क्या होगा, क्रेडिट हो जाएगा, किस नाम से, अनकलेक्टेड चेक के नाम से। ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आप इसको बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में बेटे ट्रीट करेंगे। तो ले, ये आ गई स्टेटमेंट, यहाँ लिखेंगे ओमिटेड चेक। तो जब ओमिटेड चेक आएगा ना, तो आपने अनकलेक्टेड का वर्ड नहीं यूज करना है, उसको आपने ओमिटेड चेक ही लिखना है। तो अब आप यहाँ लिख देंगे ओमिटेड चेक, कितना है 12,000। ठीक है, अब इसको करना क्या है, ओमिटेड चेक को सेकंड वाली स्टेटमेंट है क्रेडिट कर देंगे। तो अब बैलेंस हमारा 81,000 डेबिट है, अमाउंट बीच में से 12,000 क्रेडिट हो रही है, दोनों अपोजिट हैं, माइनस करें, बाकी आ गया 69,000। आंसर के साथ क्या लिखेंगे, जो अमाउंट ज्यादा है, तो डेबिट वाली अमाउंट ज्यादा थी इसलिए डेबिट लिख दिया। ठीक है बेटे, तो ये हमारी एक और स्टेटमेंट बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो गई। अब चलते हैं बेटे हम अपनी नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 6 की तरफ। ठीक है, तो अब ये जरा ये भी इंपॉर्टेंट है, सुनिएगा इसको। देखें क्या कह रहा है, ऑन 27 December 2004 ₹700 वर क्रेडिटेड इन द पासबुक एज इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। ठीक है ना, क्या कह रहा है, बैंक ने क्लियरली उसने बता दिया कि ये क्रेडिट हुआ है, इंटरेस्ट जो है इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट क्रेडिट हुआ है, तो इसका मतलब है ये क्रेडिटेड मेड बाय बैंक है। ठीक है, तो अब क्रेडिटेड मेड बाय बैंक है, हम इसको रिकंसिलिएशन बनाते वक्त क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। ठीक है ना, तो अब इसको हमने क्या लिखना है, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो अब हम इसको डेबिट करेंगे। लेकिन अगर इसके साथ ही आप यहां देखें क्या कह रहा है, बट द सेम हैज बीन रिकॉर्डेड इन द कैश बुक ऑन 31 December 2005। कह रहा है बैंक ने ना आपके अकाउंट में 700 रुपए इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट के नाम से क्रेडिट किए हैं, कब, 27 दिसंबर को। ठीक है, कह रहा है आपने ना इसको अपनी बुक्स में 31 दिसंबर पे लिख लिया है। ठीक, तो आप देखें 31 दिसंबर कौन सी डेट है, जिस डेट पे रिकंसिलिएशन बन रही है। तो बैंक ने 27 को अपनी बुक्स में लिख दिया कि अकाउंट में पैसे आए हैं, आपने भी 31 को अपनी बुक्स में लिख दिया जी कि ये पैसे हमारे अकाउंट में चले गए। तो 31 दिसंबर पे हमारा इस 700 की अमाउंट की वजह से डिफरेंस नहीं आएगा, क्योंकि दोनों पार्टीज ने अपनी बुक में 31 दिसंबर तक लिख लिया हुआ है। हाँ, अगर वो कहता कि आपकी कैश बुक में इसका रिकॉर्ड दिसंबर के बाद आया है, तो फिर आपने चूंकि रिकंसिलिएशन दिसंबर में बनानी है, तो बैंक ने 27 को लिखा हुआ है कि पैसे अकाउंट में गए हैं, दिसंबर में आपने नहीं लिखा हुआ कि ये पैसे गए हैं अकाउंट में। ठीक है, तो फिर ये आप लोगों की बैंक रिकंसिलिएशन में आ जाती है अमाउंट क्रेडिटेड मेड बाई बैंक के नाम से। इस वक्त क्या हुआ है, बैंक ने 27 को अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए हैं, आपने भी 31 तक अपनी बुक में लिख दिया कि ये पैसे चले गए हैं, तो इसकी वजह से हमारी और बैंक की बुक्स में डिफरेंस नहीं आएगा। तो इस अमाउंट को, इस स्टेटमेंट को आप बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में ट्रीट करने की जरूरत नहीं है, इसको इग्नोर करेंगे बेटे। ठीक है, फिर अगली स्टेटमेंट में उसने क्या बताया, 7 स्टेटमेंट बैलेंस बताया हुआ है उसने। तो ये बैलेंस हम इनपुट के तौर पे ऑलरेडी ट्रांसफर कर चुके हैं। तो लें बेटे, इसका मतलब है हमारा क्वेश्चन यहाँ पे हो गया कंप्लीट। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या हुआ है, क्लोजिंग करनी है, क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है, तो अब हम अपनी क्वेश्चन की क्लोजिंग करेंगे। तो क्लोजिंग कैसे होगी, ये जो आखिरी वाला आंसर है 69,000 ये डेबिट है। ठीक है ना, तो अब इसको क्या करेंगे आप, 69,000 को लास्ट वाले आंसर को सिंगल अंडरलाइन करें, इसी आंसर को दोबारा लिखें, 69,000 को डबल अंडरलाइन करें। लास्ट आंसर क्या था, डेबिट, अब आप इसे क्रेडिट कर दें। पहले बैलेंस किसका था, स्टार्ट हमने लिया था कैश बुक बैलेंस से, तो आंसर क्या आ जाएगा, पासबुक बैलेंस। ठीक है, तो लें बेटे, ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब एक स्टेटमेंट ऐसी थी जिसको हमने रिकंसिलिएशन में ट्रीट ही नहीं किया, तो क्वेश्चन के एंड पे नीचे अलग से आप नोट दे देंगे। तो यहाँ आप नोट में लिखेंगे बेटे, नो ट्रीटमेंट ऑफ स्टेटमेंट नंबर 6 इन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, कि जो हमारी स्टेटमेंट नंबर 6 थी ना, उसकी बैंक रिकंसिलिएशन में कोई ट्रीटमेंट नहीं होनी है। ठीक है, तो नहीं बेटे, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 16 जो कंप्लीट हुआ। राइट, थैंक यू सो मच।